नमस्कार साथियों, आज हम कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़। देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका काल है 1638 से 1718 ईस्वी तक। देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ है वो राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास में बहुत ही चर्चित रहे हैं। न केवल मारवाड़ में बल्कि राजस्थान, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो भी वीर दुर्गादास जैसे श्री के स्वामी भक्त है वो विरले ही मिलते हैं। तो वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनका जन्म 1638 में सालवा गांव में हुआ था और ये आस्करण के पुत्र थे। अब आस्करण कौन थे? देखिए, आस्करण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले उनके प्रधान थे। ठीक है। और आस्करण की तीसरी पत्नी थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ की माँ थी, या कहने का मतलब है आस्करण की तीसरी पत्नी के पुत्र थे वीर दुर्गादास राठौड़। और आस्करण है उसको मारवाड़ में सालवा गांव की जागीर मिली हुई थी और वहीं सालवा गांव के अंदर ही वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। अब कालांतरिक में क्या हुआ कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण है वो देखिए बाद में प्रधानमंत्री बने थे मारवाड़ के, क्योंकि पहले जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री मोहनोत नैण सिंह थे, लेकिन मोहनोत नैण सिंह को बाद में जसवंत सिंह ने देश निकाला दे दिया और देश निकाला देने के बाद उनके प्रधानमंत्री बने आस्करण। और आस्करण के पुत्र जो दुर्गादास राठौड़ थे उनसे और दुर्गादास की माँ से आस्करण का अच्छा लगाव नहीं था, दोनों के बीच मन मुटाव था, जिस कारण आस्करण ने माँ और बेटे को अलग कर दिया। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ अपनी माँ के साथ अलग रहते थे और वो कहाँ रहते थे? लुणावे गांव में रहते थे। जन्म सालवे गांव के अंदर है, लेकिन अब इनका पिता से मन मुटाव के कारण माँ के साथ रहना कहाँ हो रहा है? लुणावे गांव के अंदर हो रहा है। तो वहीं लुणावे गांव के अंदर ही रहकर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाया करते थे। बात 1665-55 की है तो इनके साथ क्या घटना घटित होती है कि एक बार एक खेती की रखवाली कर रहे थे और खेत की रखवाली करते समय क्या हुआ, एक शाही चरवाहा आ गया। तो शाही चरवाहा है उसने क्या किया, अपनी मादा मुटिया सांडनियों को उस खेत में चरवाया और उससे फसल को नुकसान पहुंचवाया। इसके कारण उस शाही चरवाहे से इनकी कहा सुनी हो गई दुर्गादास की और उन्होंने उससे शाही चरवाहे को मार दिया। ये खबर जब महाराजा तक पहुंची तो उन्होंने आस्करण से पूछा। आस्करण ने कहा कि उनका कोई बेटा गांव में नहीं है, उनके जो भी बेटे वो राज्य की सेवा करते हैं। तब महाराजा ने क्या किया, जसवंत सिंह ने दुर्गादास को बुलाया और उसको सारी बात पूछी। दुर्गादास ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि शाही चरवाहे को उन्होंने क्यों मारा। एक तो उन्होंने लापरवाही की जिसके कारण किसानों की फसल है वो नष्ट हो रही थी। दूसरा, उन्होंने आपके दुर्ग को, यानी उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह महाराज है उनका दुर्ग, यानी राजा आपके दुर्ग को उन्होंने कहा कि वो बिना छज्जे का धोड़ा ढूंढा है। ठीक है। तो इस प्रकार आपके दुर्ग को बिना छज्जे का धोड़ा ढूंढा कहने के कारण भी मुझे गुस्सा आ गया और बिना छद का सफ़ेद खंडर कहने पर मैंने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ ने सारी बात जसवंत सिंह को बताई। पूरी बात जब महाराजा जसवंत सिंह को पता चली तो उन्होंने आस्करण से पूछा कि तुम तो कहते थे मेरा गांव में कोई बेटा नहीं है, तो फिर ये? आस्करण ने कहा कि कपूत को मैं बेटों में नहीं गिनता। इस प्रकार मतलब आस्करण है वो दुर्गादास राठौड़ को अपना पुत्र ही नहीं मानते थे। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह ने उसको देखा और उनके बारे में उन्होंने कहा कि आस्करण जी, आपका भ्रम है, यही कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और जसवंत सिंह ने दुर्गादास को अपनी सेवा के अंदर रख लिया। इस प्रकार ये उनका प्रारंभिक जीवन है वो शुरुआत हुआ और वो राज की सेवा के अंदर आ गए। 1667 में दुर्गादास राठौड़ को 12,000 रुपये वार्षिक आय वाले 5 गांव दिए गए। अब ध्यान रखिए कब दिए गए? 1667 में। उनकी वार्षिक आय क्या थी? 12,000 रुपये। कितने गांव दिए गए? 5 गांव दिए गए। अब ये 5 गांव कौन कौन से हैं? देखिए, 5 गांव के अंदर झांवर, समदड़ी, जागीसा, जागीसा कोटाड़ी एक ही नाम है, और अंबारो बाड़ो,
अमरसर। कौन कौन से गांव है? जावर, समदड़ी, जगीसा कोटाड़ी, अंबारोवाड़ो और अमरसर। लेकिन बाद में जसवंत सिंह के द्वारा मारवाड़ के राइमल बालो, जमणदेसर और वाब सेण गांव है वो भी दे दिए गए, और साथ ही साथ रोहतक फरगने का लुणोद गांव भी दुर्गादास राठौड़ को जागीर के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ को शुरुआत में 5 गांव मिले, लेकिन बाद में और गांव मिल गए थे। इस प्रकार उनको जागीर अच्छी मिल गई। अब देखिए जोधपुर पर शाही नियंत्रण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए जोधपुर पर शाही नियंत्रण यानी यहाँ मुगलों की बात हो रही है। महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच है वो मनमुटाव शुरुआत से ही था, क्योंकि जब मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब और उसके भाई आपस में लड़ रहे थे, तो औरंगजेब के खिलाफ जसवंत सिंह ने उसके भाइयों का साथ दिया था, जिसके कारण औरंगजेब उनसे मनमुटाव रखता था, लेकिन अब ये औरंगजेब के साथ थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इस विरोध को देखते हुए जसवंत सिंह को मारवाड़ से दूर रखा और उन्होंने उनको जमरूद अफगानिस्तान में नियुक्त कर रखा था। कहाँ नियुक्त कर रखा था? जमरूद अफगानिस्तान में नियुक्त कर रखा था। और वहीं 1678 में जब इनकी मृत्यु हो गई, कि इनकी महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में 1678 में हो गई, तब औरंगजेब ने कहा था दरवाज़ा कुफर शिकस्त, यानी आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट गया है या आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। तो ये शब्द किसके कहे? इतिहास के बहुत ही बड़े कथन है ये, कि दरवाज़ा एक कुफर शिकस्त यानी आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। ये औरंगजेब ने कहा है। किसकी मृत्यु पर कहा है? ये जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा। कब कहा? 1678 में कहा, ठीक है। लेकिन जब बेगम को ये बात पता चली या महल में जब ये समाचार बेगम ने सुना, तो उन्होंने कहा कि आज शोक का दिन है, क्योंकि बादशाहत का एक ऐसा स्तंभ टूट गया। तो उन्होंने शोक जाहिर किया था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। देखिए खालसा क्या होता है? खालसा का मतलब होता है कि जो जागीरी भूमि है या जो क्षेत्र है वो सीधा बादशाह के नियंत्रण में आ जाता है। तो वो खालसा घोषित कर दिया गया और ताहिर खां को वहाँ पर फौजदार बनाकर भेज दिया गया। किसको बनाया गया? ताहिर खां। और खिदमत गुजार खां को वहाँ किलेदार नियुक्त किया गया। शेर अनवर को अमीन बनाया गया और अब्दुल रहीम को वहाँ कोतवाल बनाकर प्रबंध के लिए भेज दिया गया, ठीक है। यानी ताहिर खां फौजदार थे और खिदमत गुजार है वो किलेदार थे। शेर अनवर अमीन, अब्दुल रहीम कोतवाल बना के भेजे गए, जिन्होंने जोधपुर का प्रबंध किया या मारवाड़ का प्रबंध किया। इस प्रकार मारवाड़ पर पूरी तरीके से शाही सेना का नियंत्रण हो गया। तो वहाँ जब शाही सेना का नियंत्रण हो गया तो वहाँ खान जहां बहादुर ने मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ने से वहाँ इकट्ठी हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरकर अप्रैल 1679 में दिल्ली पहुँचा। तो बादशाह ने उसकी इनके कारण चर्चा की या प्रशंसा की और उन मूर्तियों को उसने दरबार के जल्लू खाने यानी आंगन के अंदर और जुम्मा मस्जिद में सीढ़ियों में लगाने की बात कही, ताकि लोगों के पैरों के नीचे कुचली जा सके, ठीक है। 26 मई 1679 को औरंगजेब ने क्या किया? इंदर सिंह को, जो कि जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र थे, उनको जोधपुर का राज्य दिया, राजा का खिताब दिया, खिलत प्रदान की, जड़ाऊ साज की तलवार दी गई, सोने के साज सहित घोड़ा, हाथी, झंडा, नक्कारा दिया गया। ये एक राजा की ताजपोशी थी। तो उसने बादशाह को क्या किया? उसने बादशाह को 36 लाख रुपए की पेशकश दी। यानी जब इंदर सिंह को मारवाड़ किसने प्रदान किया? औरंगजेब ने। तो इंदर सिंह ने औरंगजेब को 36 लाख रुपए की पेशकश दी थी, ठीक है। ये आप फोटो यहाँ देख रहे हैं वो एक अजीत सिंह राठौड़ की है और ये दूसरी किसकी है? वीर दुर्गादास राठौड़। लेकिन इंदर सिंह को राज्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो राज्य का प्रबंध नहीं कर पाया और वो वहाँ होने वाले उपद्रव को शांत नहीं कर पाया। तो बादशाह ने उसको लगभग 2 महीने बाद ही वापस बुला लिया, ठीक है। अब आगे है अजीत सिंह की सुरक्षा। देखिए जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। अब राठौड़ सरदार है वो जमरूद अफगानिस्तान से उनको लेकर रवाना हुए। शाही परवाना उनके पास नहीं था, इसलिए अटक नदी के अफसरों ने उन्हें रोक लिया। इन अफसरों से लड़ाई करके राठौड़ दल ने अटक नदी को किसी तरीके से पार किया और वहीं 2 रानियों ने 19 फरवरी 1679 को आधे घंटे के अंतराल पर एक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम अजीत सिंह रखा गया, दूसरे का नाम दल थम्मन रखा गया,
ठीक है। जोधपुर की ख्यात से पता चलता है इन कुंवरों के जन्म का समाचार बादशाह को मिला, यानी औरंगजेब को मिला, तो उसने व्यंग्य से कहा कि बंदा सोचता कुछ और है और खुदा उसे उल्टा करता है। उसने अपने शाही लोगों को आज्ञा दी कि बालकों को दिल्ली लाया जाए। ठीक है। दिल्ली में दोनों कुंवरों और रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया। दिल्ली में कुंवर और रानियों को कहाँ ठहराया गया? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहरा दिया गया। अब बादशाह की नीयत साफ नीति है, राठौड़ सरदारों को पता चल गया, तो औरंगजेब की साफ नीयत न देखकर राठौड़ सरदार, जिनमें रणछोड़ दास, बाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह, राठौड़ दुर्गादास, कौन कौन है? रणछोड़ दास, बाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह, राठौड़ दुर्गादास, इन सरदारों ने फैसला लिया कि यहाँ रहेंगे तो मरेंगे और मरने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, यदि जिंदा रहें तो हम संघर्ष करेंगे और जोधपुर अधिकार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हमें, राठौड़ सरदारों ने क्या फैसला किया कि हमें दिल्ली से जोधपुर भेजने का फैसला किया गया। ठीक है। इस प्रकार एक योजना का लाभ ये हुआ कि दिल्ली से ये जब जोधपुर पहुंचेंगे तो वहां जोधपुर में वो अपनी शक्ति को संगठित कर सकेंगे, और जोधपुर जाएंगे तो बादशाह को भी शक नहीं होगा, वो अपने आप उनको स्वामी भक्त मानेंगे। इस प्रकार ये फायदा देखकर उन्होंने सोचा था। और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि ये जो योजना बनाई थी ना कि दिल्ली से उनको जोधपुर जाना चाहिए राठौड़ सरदारों को, ये संपूर्ण योजना, इनके पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था वो मस्तिष्क किसका था? वो मस्तिष्क दुर्गादास राठौड़ का ही था। जब राठौड़ सरदार एक एक कर दिल्ली से विदाई लेने लगे तो औरंगजेब ने इनकी शक्ति कम होती देखकर राज परिवार के प्रति अधिक कठोर नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। उनको पता चला कि राठौड़ सरदार एक एक करके जा रहे हैं तो इनकी शक्ति कमजोर है, तो अब कठोर नीति का सहारा लिया जाए। उसने कोतवाल फौलाद खां को आदेश दिया। किसको? फौलाद खां को आदेश दिया कि राठौड़ रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से तो हटाओ और उसको नूरगढ़ पहुंचाओ। कहाँ पहुंचाओ? रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचाया जाए। अगर राठौड़ इसमें आनाकानी करे तो उनको दंड दिया जाए। ठीक है। यानी रूप सिंह की हवेली से उनको कहाँ पहुंचाना था? नूरगढ़, और आनाकानी करे तो दंड देना था। लेकिन सौभाग्य राठौड़ सरदारों का ये रहा कि एक दिन पहले ही दुर्गादास और चंपावत सोनिंग अजीत सिंह को लेकर, यानी तो दुर्गादास और चंपावत है सोनिंग अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के लिए निकल लिए थे। बादशाह को जब राजकुमारों के इस प्रकार भागने की खबर लगी तो उसने पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन दुर्गादास ने शाही सेना को बीच के अंदर मार्ग में ही रोक दिया और इसी तरीके से अजीत सिंह वो सुरक्षित कहाँ पहुँच गया? अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुँच गया। अब जोधपुर इस प्रकार अजीत सिंह के पहुँचने के कारण इधर बादशाह ने क्या किया? एक जाली बालक को लोगों के सामने पेश कर दिया और जाली बालक उन्होंने कहा कि अजीत सिंह है, और उस बालक का नाम रख दिया उन्होंने मोहम्मदी राज। ठीक है। और मोहम्मदी दरार रखकर बालक को अपनी पुत्री जबुनिशा को दे दिया ताकि उसकी परवरिश कर सके। ठीक है। इस प्रकार ये काम चल रहा था। ठीक है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। अब अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर शाही नियंत्रण में था, इस कारण अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर वहां वो चिंतित थे। इस कारण बालक अजीत सिंह को उनकी माता वी माता देवड़ा जी की सलाह पर कालिंद्री सिलोई भेज दिया गया। ध्यान रखे, दिल्ली से निकाल कर जब मारवाड़ की तरफ अजीत सिंह को लाया गया तो वहाँ खतरा देखकर उनकी भी माता देवड़ा जी की सलाह पर उनको कालिंद्री सिरोही भेजा गया और वहाँ पर पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया। यानी कालिंद्री सिरोही में किसके संरक्षण में अजीत सिंह को रखा गया? पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया और गुप्त रूप से मुकुंद दास खिंची को नियुक्त कर दिया गया ताकि वो बाहरी तौर से सुरक्षा प्रदान कर सके। इस प्रकार उनको अजीत सिंह को आराम से पहुंचा दिया गया। लेकिन अब समस्या उनकी सुरक्षा की थी। महाराजा जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी थी जसवंत दे और वो बूंदी के राव 70 साल की पुत्री थी। ठीक है। और उनकी जो सौतेली बहन थी उनका नाम था कानन कुमारी, और उस कानन कुमारी जो जसवंत दे की सौतेली बहन थी उनका विवाह महाराणा राज सिंह के साथ हुआ था। राज सिंह कौन थे? ये मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, जिन्होंने औरंगजेब का विरोध कर रखा था।
तो इनका विवाह जब राणा राज सिंह के साथ हुआ था, तो इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से उनके बहनोई महाराणा राज सिंह के पास सूचना पहुंचाई कि वो अजीत सिंह की सुरक्षा करें। ये प्रार्थना वहाँ पहुंची, लेकिन मेवाड़ की सुरक्षा भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि इस कारण औरंगजेब मेवाड़ से और ज़्यादा नाराज़ हो सकता था। लेकिन फिर भी महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को रखने की प्रार्थना स्वीकार की और अजीत सिंह को अपने पास रखा और 12 गांवों सहित केलवे का पट्टा दिया। यानी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने जब अजीत सिंह को अपने पास रखा तो उन्होंने 12 गांव सहित केलवे गांव का पट्टा अजीत सिंह को दिया। ठीक है, इस प्रकार मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन हो गया। और औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने महाराणा के साथ पास फरमान भेजा कि अजीत सिंह को मुझे सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन महाराणा राज सिंह ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब आता है शहजादा अकबर का विद्रोह है। ठीक है, तो शहजादा अकबर का विद्रोह कैसे हुआ? देखिए, दुर्गादास महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर शहजादे मुअज्जम, ठीक है, को बादशाह के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। देखिए, मुअज्जम है वो कौन था? मुअज्जम है वो औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, और इस समय वो देवारी के पास उदय सागर झील पर ठहरा हुआ था। तो वहाँ दुर्गादास ने उसको बादशाह के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन मुअज्जम ने अपनी माता नवाब बाई की सलाह मानी और राजपूतों के साथ नहीं हुआ। इस प्रकार दुर्गादास की इस योजना असफल हो गई, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा और अब उन्होंने औरंगजेब के दूसरे पुत्र शहजादा अकबर से संपर्क किया और उसे अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। अब उन्होंने अकबर को भी वही प्रलोभन दिया कि हम आपको राजा बनने में मदद करेंगे यदि आप हमारे साथ हो और आप औरंगजेब के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ बगावत करो। तो अब देखिए, अक्टूबर 1680 में क्या होता है? महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। एक तरफ तो प्रयास चल रहा है शहजादा अकबर को अपने पक्ष में करने का और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवाने का, और उसी दौरान अक्टूबर 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और नए महाराणा बनते हैं जय सिंह, और वो भी इसी वार्ता को जारी रखते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 1 जनवरी 1681 को संधि हो जाती है और अकबर है वो स्वयं को औरंगजेब के खिलाफ जाकर बादशाह साहब घोषित करने में हाँ भर देता है। और वो इसी कारण 1 जनवरी 1681 को नाडोल में अकबर स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये दुर्गादास आदि की, मेवाड़ आदि की एक बड़ी जीत थी। अब राजपूत सेना को लेकर, ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर के लिए रवाना हो गया। यानी शहजादे अकबर ने खुद को राजा नाडोल में घोषित किया और अब वो औरंगजेब के खिलाफ अजमेर की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ कौन थी? राजपूतों की सेना थी। औरंगजेब की सेना ने अजमेर के पास दोराई नामक स्थान पर पड़ाव डाल रखा था। कहाँ पड़ाव था? दोराई नामक स्थान पर। 15 जनवरी को औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर के मुख्य सेनापति तहव्वर खां, देखिए अकबर का मुख्य सेनापति अब इस समय कौन था? तहव्वर खां था, और वो अजमेर का फौजदार था और उसे औरंगजेब ने नियुक्त कर रखा था। लेकिन अब उसने औरंगजेब का साथ छोड़ दिया था और अब तहव्वर खां किसके साथ था? अब वो तहव्वर खां बादशाह या शहजादा अकबर के साथ था। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने उसी तहव्वर खां के ससुर इनायत खां को किसके पास भेजा? तहव्वर खां के पास भेजा और खत लिखकर भेजा कि यदि तहव्वर खां औरंगजेब की सेवा में चला आएगा तो उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा, और यदि वो ऐसा नहीं करता है, शहजादे अकबर के साथ ही रहता है, तो उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएंगी और उसके बच्चों को कुत्तों के मूल्य पर गुलामी के तौर पर बेच दिया जाएगा। तो इस बात से वो डर गया कि उनकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएगी और उनके बच्चों को कुत्तों के मूल्य पर गुलामों के तौर पर बेचा जाएगा। इस धमकी से वो डर गया और तहव्वर खां है वो सोते हुए अकबर और दुर्गादास को सूचना दिए बिना ही किसके पास पहुंच गया? औरंगजेब के पास पहुंच गया, और वहां जाते ही शाही नौकरों ने तहव्वर खां को मार दिया। इस प्रकार औरंगजेब की ये जालसाजी कामयाब हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने दूसरी चाल और चली। उसने अकबर, शहजादे और राजपूतों के बीच में विरोध पैदा करने के लिए एक और चाल चली। उसने क्या किया? एक जाली पत्र अकबर के नाम लिखवा दिया और राजपूतों के साथ उसने ये धोखे की स्थिति पैदा कर दी। उसने उस पत्र में लिखा अकबर को कि तुमने इन राजपूतों को मेरे सामने लाकर बहुत ही प्रशंसा का कार्य किया है।
अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि इन्हों हरावल में रखना चाहिए। हरावल सेना का अग्रिम भाग होता है जो आगे आगे आकर लड़ता है, ठीक है। इनको हरावल में आगे रखना चाहिए जिससे प्रातः काल जब युद्ध हो तो दोनों तरफ से इन पर हमला किया जा सके। ये पत्थर औरंगजेब ने अपने जाल या साज या अपने धोखे से किसके पास डलवा दिया, दुर्गादास के डेरे के पास पहुंचा दिया। अब ये पत्थर दुर्गादास के हाथ लग गया और उसके मन में खटका हो गया कि शाहजादा अकबर ने हो सकता है अपने साथ धोखा किया हो। दुर्गादास उसी समय अकबर के डेरे पर गया, लेकिन अर्धरात्रि थी और उसे किसी भी दशा में जगाने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए रात्रि को दुर्गादास वो अकबर से नहीं मिल पाया। तब उसने तैवर खां को बुलाने के लिए आदमी भेजा। अब पता चला कि बादशाह है उसके पास तैवर खां तो जा चुका है। अब दुर्गादास का संदेह वो विश्वास में बदल गया कि अकबर भी औरंगजेब के साथ है और तैवर खां भी उसके साथ है, दोनों मिले हुए हम मुश्किल में आ गए हैं। ऐसा विश्वास करके प्रातःकाल होने से पहले क्या हुआ, जो राजपूतों की सेना शहजादे अकबर के साथ आई थी वो शहजादे अकबर का सामान लूटते हुए मारवाड़ की तरफ चली गई। जब सुबह हुई तो शहजादे अकबर ने अपने आप को अकेला पाया। वो राजपूतों के पीछे भागा। 2 दिन तक वो निराशित रहा, जान बचाता भागता रहा। तब दुर्गादास को औरंगजेब की ये चाल समझ में आई कि उनके साथ औरंगजेब ने किया है। उसने अकबर को अपने साथ लिया और उसको सुरक्षित मराठा राज्य तक पहुंचाया। यहाँ तक उसने बाद में ईरान तक उसको पहुंचाने में उसके साथ रहा था, ठीक है। अब औरंगजेब के द्वारा किस प्रकार दुर्गादास को मारने का प्रयास किया जाता है। जोधपुर में विद्रोह की संभावना से भयभीत औरंगजेब 1701 में शहजादे आजम को लिखता है, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र है शहजादा आजम। तो 1701 में आजम को औरंगजेब ने क्या लिखा कि वह दुर्गादास को शाही सेवा में भेजने का प्रयत्न करे, अगर नहीं आता है तो उसे मार दिया जाए, यानी शाही सेवा में भेजे या मारे। आजम ने धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्गादास को पहले क्या हो गया, संदेह हो गया और वहां से वो बचकर निकल गया। और मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास ने क्या किया, मुगल क्षेत्रों के अंदर खुल्लम खिल्ला विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आजम के चंगुल से बच निकला, उसके हाथ नहीं आया और उसने मुगलों को छकाना शुरू कर दिया। अब है महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच अनबन, यानी ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए, मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए। अब ये काम दुर्गादास कर रहे हैं अजीत सिंह के लिए, दोनों के बीच किस प्रकार अनबन हो जाती है देखिए। शिशु अजीत सिंह को औरंगजेब की चंगुल से बचाने का, सुरक्षित रखने का जो सर्वाधिक श्रेय है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को ही दिया जाता है। उनको दिल्ली से सुरक्षित निकाला, मारवाड़ पहुंचाया, फिर उनको मेवाड़ से संधि की, कालिंदी में सुरक्षित रखा। तो दिल्ली से सुरक्षित निकालने के बाद दुर्गादास की योजना अनुसार उसे गुप्त स्थान पर ही रखा गया था, ठीक है, क्योंकि दुर्गादास चाहते थे कि वो पहचान उजागर न हो। अप्रैल 1687 में जब दुर्गादास है वो दक्षिण से लौटे, अप्रैल 1687 में, तब उनको बड़ा मन दुखी हुआ ये पता चलकर कि उनके निर्देशों के बावजूद मारवाड़ लौटने से पहले ही 23 मार्च 1687 को अज्ञातवास से निकालकर अजीत सिंह को पालड़ी गांव में सार्वजनिक कर दिया गया है। यानी दुर्गादास नहीं चाहते थे कि अजीत सिंह को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन जब दुर्गादास कहाँ थे, दुर्गादास है वो दक्षिण में थे, तो मारवाड़ के अंदर दुर्गादास की आज्ञा के बिना अज्ञातवास से निकालकर पालड़ी गांव के अंदर अजीत सिंह को जब सिरोही के अंदर साधन कर दिया, इससे उनका मन दुखी हो गया। इस समय तक दुर्गादास से अप्रसन्न राठौड़ सामंत अजीत सिंह के आसपास इकट्ठे, यानी जो दुर्गादास से क्या थे, अप्रसन्न थे, वो किसके इर्द गिर्द हो गए, अब वो दुर्गादास के इर्द गिर्द हो गए। अब इससे दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ गया और अजीत सिंह है वो भी देखने लग गया कि दुर्गादास से भी छुटकारा लेना चाहिए। अब दुर्गादास की स्थिति में जो परिवर्तन आ गया तो वह अजीत सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली शक्ति भी नहीं रहा। इस कारण उसने दूर रहने का फैसला किया और उन परिस्थितियों को देखने का फैसला किया। इसलिए वो अक्टूबर 1687 में अजीत सिंह ने भीमरलाई गांव में
दुर्गादास से मुलाकात की और दोनों ने गिले शिकवे दूर भी किए। यानी अक्टूबर 1687 में अजीत सिंह और दुर्गादास में भीमरलाई गांव में मुलाकात हुई, उन दोनों के गिले शिकवे दूर हुए। लेकिन 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ये खबर मिली तो अजीत सिंह ने जोधपुर के नायब फौजदार जफर कुली को भगा दिया और अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय अजीत सिंह मारवाड़ के राज्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। और यह आक्रमण इतना जल्दी हुआ था कि किले में मौजूद कुछ मुसलमानों को तो जान बचाने के लिए कहा जाता है कि हिंदुओं का वेश बनाकर भागना पड़ा था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सांबर विजय, जो कि अक्टूबर 1708 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक है, तो सांबर विजय के बाद वहाँ के डेरे होने पर, डेरा लगाया गया था वहाँ, तो डेरे होने पर दुर्गादास ने अपनी सेना सहित अलग डेरा लगा लिया था। महाराजा ने उसे मिसल कहते हैं सरदारों की पंक्ति, महाराजा ने उसे कहा कि मिसल में डेरा लगाओ, लेकिन उसने उत्तर दिया मेरी तो अब उम्र थोड़ी रह गई है, मेरे पीछे के लोग मिसल में डेरा कर लेंगे। अजीत सिंह के व्यवहार से आहत दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की द्वितीय की सेवा में चला गया। यानी अजीत सिंह के इस व्यवहार से कुल मिलाकर दुर्गादास व्यतीत थे और वह मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चले गए। वहाँ से जब अजीत सिंह ने उनको वापस बुलाया तो वापस नहीं आए वो। अजीत सिंह ने दुर्गादास की अभिरक्षा में अकबर के बच्चों की सुरक्षा वाले रघुनाथ सांसोरा को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे, अपमानित किया और कालकोठरी में भूखा प्यासा मरने के लिए बाध्य कर दिया। यानी अजीत सिंह ने क्या किया, दुर्गादास ने अकबर के बच्चों को जिसको सौंप रखा था रघुनाथ सांसोरा का, उस रघुनाथ सांसोरा का अपमानित किया, कालकोठरी में भूखा प्यासा रखा और मरने के लिए बाध्य कर दिया। ये अक्टूबर 1707 की घटना थी। ये किसके लिए असहनीय थी? ये दुर्गादास के लिए असहनीय थी। इसी प्रकार जुलाई 1707 में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हो गया जब अजीत सिंह ने अपने महामंत्री मुकुंद दास चंपावत और उसके भाई रघुनाथ चंपावत की हत्या करवा दी। अब ये जो रघुवीर सिंह भी इतिहासकार रघुवीर सिंह क्या कहते हैं कि इन घटनाओं से दुर्गादास को एहसास हो गया कि उसके सहयोगी मारे जा रहे हैं, इसलिए अगली बारी उसी की है। अब देखिए दुर्गादास के अंतिम समय। दुर्गादास है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया, जिन्होंने उसे विजयपुर की, ठीक है, जागीर दे दी। यानी विजयपुर की जागीर किसको दी गई? दुर्गादास को। किसने दी? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, और उनको अपने पास रख लिया। और 400 रुपये, 500 रुपये, 400 नहीं है, ये 500 रुपये है, रोज़ाना उनके नियत कर दिए। यानी विजयपुरा की जागीर भी दे दी गई और 500 रुपये रोज़ उनके लिए नियत कर दिए गए। किसके लिए नियत किए गए थे? ये किए गए थे दुर्गादास के लिए। किसने किए? ये अमर सिंह द्वितीय ने किए। और वहीं बाद में रामपुरा का हाकिम भी उनको नियुक्त कर दिया गया। और वहीं रहते हुए 22 नवंबर 1718 को उनकी मृत्यु हो गई और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आज भी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में उनकी छतरी बनी हुई है। तो वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, लेकिन उनको अपनी मातृभूमि की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अब देखिए मूल्यांकन किस प्रकार इसका मूल्यांकन करें अपन। देखिए, शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसके दौरान दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह के साथ धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। दुर्गादास के संपर्क में रहे समकालीन लेखक है कुंभकर्ण साधु ने एक रचना लिखी है रतन रासो। इस रतन रासो में पता चलता है कि इस युद्ध के दौरान दुर्गादास की वीरता का अच्छा संघर्ष देखने को मिला है, या वीरता अच्छी तरह देखने को मिलती। क्यों कि दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, एक के बाद एक 4 घोड़ों की सवारी की और चारों घोड़े के करके मारे गए। तब उसमें उन्होंने 5वें घोड़े पर सवारी की, लेकिन ये 5वां घोड़ा भी मारा गया। ठीक है, तब तक न केवल सारे हथियार टूट चुके थे, बल्कि दुर्गादास का शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो रणभूमि के अंदर गिर चुके थे। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे एक भीष्म सरसैया पर लेटा हुआ था। जसवंत सिंह के आदेश से घायल दुर्गादास को युद्ध स्थल से हटा लिया गया, उसको जोधपुर भेज दिया गया, वही उनका उपचार किया गया था। ठीक है, तो दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने न केवल अजीत सिंह की सुरक्षा की, बल्कि उसको जोधपुर के सिंहासन पर बैठाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। इसके अलावा उसने मेवाड़
क्योंकि महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी बना लिया। शहजादा अकबर को अपने अधीन करके, अपने पास हाथ करके विद्रोह के लिए उकसा लिया, ठीक है। लेकिन विद्रोह असफल होने पर उसे दक्षिण सुरक्षित भी ले गया और उसे ईरान तक जाने के लिए साथ दिया था। इसके अलावा उसने उसके पुत्र, अकबर शहजादे के पुत्र थे बुलंद अख्तर और पुत्री थी सफ़ेतुन्निसा, ठीक है। बुलंद अख्तर और सफ़ेतुन्निसा को न केवल उसने पास रखा बल्कि दुर्गादास ने पास भी रखा, मित्रता भी निभाई, वर अपने धर्म दर्शन सर्वपंथ समादर यानी धर्मनिरपेक्षता, धर्म दर्शन सर्वपंथ समादर का परिचय दिया। उसने दोनों बच्चों की देखरेख की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था की और शिक्षा दीक्षा की ऐसी व्यवस्था की जैसी एक सुन्नी मुसलमान के लिए आवश्यक होती है, वो व्यवस्था उसने कर दी। अवसर पाने पर सम्मान पूर्वक उनको बादशाह के पास भेज दिया गया। दुर्गादास ने अपने इन्हीं विरोचित गुणों और औरंगजेब जैसे अपने इन्हीं विरोचित गुणों के कारण दुर्गादास ने क्या किया, औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति का भी दिल जीत लिया और उसे मनसब भी प्राप्त किया था। कर्नल टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर ने जोधपुर राज्य का जो इतिहास लिखा है, किसका इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास, उसका दूसरा खंड उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित किया है। यहाँ थोड़ा सा यूलिसेस को मैं क्लियर कर दूं। देखो, यूनान के महाकवि है होमर, उनकी दो प्रमुख हैं इलियड और ओडेसी, और ओडेसी का जो हीरो है वो है यूलिसेस, और उसके कार्य लगभग दुर्गादास राठौड़ के जैसे कार्य हैं। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। धन्यवाद।